सो आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी और साथ में स्क्रीन भी विजिबल होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की हमारी ये 6th वीडियो है, 6ठी वीडियो है। और इसके अंदर आज हम थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लासेस को काफ़ी मिस किया। हाँ, एक्चुअली इमरजेंसी में थोड़ा मुझे जाना पड़ा था और 3-4 दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो संडे का जो हमारा ऑफ रहता है वहाँ पे हम ये जो हमारा बचा हुआ था या फिर जो हमारा छूट गई थी क्लासेस उसको हम संडे में कवर करेंगे। समीर जी नमस्कार। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और बिल्कुल अच्छे से आपने क्वेश्चंस को समझना है, आपने उसका आंसर करने की कोशिश करना है। अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूनम जी राम राम। ओके ठीक है, तो स्क्रीन आपके सामने विजिबल है। आप साथ ही साथ आंसर कर सकते हैं, साथ ही साथ में आपके आंसर्स भी चेक करूंगा। ठीक है, ओके। सो पहला प्रश्न यहां पे है, शिक्षण की प्रक्रिया यानी टीचिंग की जो प्रोसेस होती है, टीचिंग की प्रोसेस को राजनीतिक वर्गों में कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में एजुकेशन प्रोसेस को कितने भागों में बांटा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने भागों में बांटा है हमारे एजुकेशन जो प्रोसेस है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि पुराना क्वेश्चन पेपर है। आज के टाइम पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा गया है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें 3 भाग नहीं है, उसमें 4-5 भाग है। उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। पहले हमारे पास 3 भाग होते थे। कौन कौन से? इसमें होता था आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। ये 3 भाग होते थे पहले। बट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें बिल्कुल मूलभूत तरीके से उसमें चेंज हुआ है, तो उसको हम आगे देखेंगे। एक राष्ट्र की राजनीतिक प्रणाली वहां के शिक्षण को किस प्रकार से प्रभावित करती है। जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से प्रभावित करता है, वो इसमें से आपने बेस्ट आंसर देना है कि बेस्ट इसमें से कौन सा है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम किसी देश के टीचिंग को किस तरीके से प्रभावित करता है। नंबर 1, राजनेताओं की स्वार्थ पूर्ति होती है, यानी एजुकेशन सिस्टम से अपने स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिशियंस। राजनीति ही राष्ट्र के शिक्षा मूल्यों का निरूपण करती है, यानी हमारी शिक्षा किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की वैल्यू एजुकेशन हम देगी, यह राजनीति तय करती है। राजनेता शिक्षा तंत्र को अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं, यानी एजुकेशन सिस्टम को पॉलिटिशियन अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं। शिक्षा तंत्र को अपने प्रभाव में रखकर ही राजनीतिक अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सकती है। यानी अगर आप एजुकेशन सिस्टम को अपने प्रभाव में रखते हैं, अपने अंडर रखते हैं, तभी जो पॉलिटिकल अपेक्षाएं होती है राजनेताओं की, उनकी पूर्ति की जा सकती है। तो इनमें से कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है, इसका करेक्ट आंसर इसमें से क्या होना चाहिए? वो समीर जी आंसर बी कर रहे हैं। आप लोग भी आराम से देखिए, यहां पे ऐसा नहीं है कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात है। फास्ट लर्नर, स्लो लर्नर, सभी लोगों को यहां पे साथ में लेके हम चलेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चंस को और आंसर करने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल यही है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन डी और बी में थोड़ा सा डाउट लग रहा था, ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें नेगेटिविटी की बात यहां पे झलक रही है और अपने प्रभाव में रखेंगे, ये भी नेगेटिविटी यहां पे बता रही है। बट यहां पे प्रभाव था लेकिन अपेक्षाएं भी थी। ठीक है, बट इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल सिंपल सा आंसर इसका कि जो पॉलिटिक्स होती है उसके द्वारा क्या है, पॉलिटिक्स के द्वारा ही एजुकेशन पॉलिसीज बनाई जाती है और उसके द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसका डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शिक्षा तंत्र को अगर पॉलिटिशियन अपने प्रभाव में रखेंगे तो बीजेपी चाहेगी
कि हम अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम दे, ठीक है, अपने प्रभाव में। कांग्रेस चाहेगी अपने हिसाब से, कम्युनिस्ट आएंगे तो अपने हिसाब से, बट हमारी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें तो एकेडमिशियन होते हैं, ठीक है, तो इसमें राजनेताओं का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। हालांकि कुछ एक चैप्टर वो जोड़ते हैं, हालांकि उसे गलत माना जाता है, ठीक है। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही होगा, डी नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, शिक्षण से अभिप्राय है, टीचिंग से क्या अभिप्राय है? एक अंतः प्रक्रिया मात्र, एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्तियों के मध्य संबंध, सीखने में सहायक प्रक्रिया, या इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, टीचिंग से क्या अभिप्राय है? टीचिंग से जहां पे इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, टीचिंग से क्या अभिप्राय है, दैट्स मीन टीचिंग की विशेषताओं के बारे में ये बता रहे हैं। तो टीचिंग एक अंतः प्रक्रिया है, यहां पे मात्र जो जोड़ा गया है वो गलत है, केवल अंतः प्रक्रिया ये नहीं है, ठीक है, तो ये मात्र यहां पे गलत जोड़ा है। और जहां पे भी ओनली शब्द आ जाता है, जैसे जीने के लिए क्या जरूरी है, ठीक है, जीने के लिए क्या जरूरी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा और नीचे दिया केवल जल, केवल जल, इसका मतलब केवल जल, आपको खाने के लिए कुछ ना दिया जाए, हवा ना दी जाए, केवल जल, वैसे ही केवल अंतः प्रक्रिया है, ओनली, ओनली शब्द जहां पे आया वो हमेशा मतलब गलत हो सकता है, ठीक है, तो मात्र यहां पे गलत है, ये गलती से यहां पे लिखा होगा, ठीक है। एक परिपक्व कौन सा होता है? परिपक्व व्यक्ति, जैसे कि टीचर परिपक्व होता है, उसे सब चीज की जानकारी होती है। और दूसरा अपरिपक्व यानी कच्चा घड़ा जिसे कह सकते हैं, जिसको मैच्योरिटी जिसके अंदर नहीं है, ठीक है, एक मैच्योर और दूसरा अमैच्योर, इन व्यक्तियों के बीच संबंध, ये बिल्कुल सही है। और टीचिंग सीखने में यानी लर्निंग में एक सहायक प्रक्रिया मानी जाती है, तो दो तो यहां पे सही है, ठीक है। दैट्स मीन हमें तीसरा भी मान के चलना पड़ेगा, भले ही यहां पे मात्र दिया है, ठीक है, ये गलती से यहां पे मिसप्रिंट हो सकता है, तो बी और सी तो हम मान के चलते हैं, दैट्स मीन ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल सही आपने सोचा पुनीत जी, अर्चना जी, पूनम जी। क्वेश्चन नंबर 304, शिक्षण किन परिस्थितियों में संभव नहीं है? टीचिंग किस परिस्थिति में संभव नहीं है, वो कौन सी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में टीचिंग नहीं हो सकती है? पहला, विद्यालय के बाहर। क्या विद्यालय के बाहर टीचिंग नहीं हो सकती है? टीचिंग तो ये कहा जाता है कि टीचिंग तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये तो जीवन भर चलती रहती है। कुछ लोग क्लास में सीखते हैं, कुछ अनुभवों से सीखते हैं, कुछ ठोकर खा के सीखते हैं, ठीक है। टीचर आपके टीचर आप जो आपके स्कूल आपके जो होता है, विद्यालय जो आपका होता है, विद्यालय में टीचर आपको सिखाते हैं, घर में आपके माँ बाप सिखाते हैं, दैट्स मीन इसमें तो ये तो गलत होगा, विद्यालय के बाहर एजुकेशन होती है। बिना पाठ्यक्रम के, बिल्कुल बिना पाठ्यक्रम के भी पॉसिबल है। कैसे बिना पाठ्यक्रम के कैसे टीचिंग पॉसिबल है? माँ बाप को ही आपके लिए कुछ सिलेबस थोड़ी रखते कि आज हमने ये सिखाना है, वो सिखाना है, या फिर इस चीज की शिक्षा देनी है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। इस परिस्थिति में भी टीचिंग हो सकती है। उपयुक्त सभी तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि दो को हम पहले रूल आउट कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा निकल के क्या आया? ऑप्शन सी। दो परिपक्व व्यक्तियों के मध्य जो किसी एक समान विषय में पारंगत हो, ऐसे एक्सपर्ट जो कि एक समान, लाइक दो टीचर है, परिपक्व व्यक्ति का मतलब है जिनको जो सर्वगुण संपन्न है, जिन्हें हर चीज का पता है, तो उनके बीच कैसे टीचिंग होगी? ये दो समान है, लाइक ये भी 10 की नॉलेज रखते हैं, ये भी 10 की नॉलेज रखते हैं, लाइक पैरामीटर के आधार पे बोल रहा हूं मैं कि 10 में से 10 की नॉलेज ये भी रखता है, 10 में से 10 की नॉलेज ये भी रखता है, यानी दोनों परिपक्व है, दोनों ही पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं। और टीचर के मध्य कभी भी टीचिंग लाइक नहीं हो सकती है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस तो अपना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन एक दूसरे को वो नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल
आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 305, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया की शिक्षण प्रक्रिया संकेत नहीं करती है? इनमें से किस एक प्रोसेस की और टीचिंग प्रोसेस संकेत नहीं करती, यानी इनमें से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया नहीं है वो आपको बतानी है। अंतः प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अंतः प्रक्रिया का मतलब हो गया इंटर प्रोसेस, व्यावसायिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया। तो इनमें से शिक्षण प्रक्रिया कौन सी नहीं है, टीचिंग प्रोसेस इनमें से कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए टीचिंग अंतः प्रक्रिया है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। अंतः प्रक्रिया यानी संज्ञानात्मक ज्ञान आपको आता है, आप अपने अंदर बदलाव महसूस करते हैं, आप उन चीजों को समझ पाते हैं जो आपके अंतः मन को, आपके ज्ञान जो होता है, ज्ञान का जो कपाट होता है उसको खोल देते हैं, उसको अंतः प्रक्रिया कहते हैं, यानी आप समझ जाते हैं चीजों को। तो ये तो एक संकेतक है यानी अंतः प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया यानी टीचिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये जीवन भर चलती रहती है। व्यावसायिक प्रक्रिया भी है, टीचिंग क्या होती है, व्यावसायिक भी हो सकती है, यानी जैसे बिजनेस स्टडी हो गई आपकी, एमसीए हो गई, एमबीए हो गई, वो व्यावसायिक प्रक्रिया होती है। लेकिन टीचिंग एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, टीचिंग एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। दैट्स मीन ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 306, शिक्षण है, लाइक सेम क्वेश्चन है बट घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और ऐसे ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। शिक्षण है, टीचिंग क्या है, आमने सामने चलने वाली प्रक्रिया, उपचारात्मक प्रक्रिया, उपचारात्मक मतलब निदान किया जाता है जिसमें डायग्नोस किया जाता है, स्वदेश्य प्रक्रिया यानी इसका कुछ उद्देश्य होता है, या इनमें से सभी। बहुत सिंपल है और मुझे लगता है सभी इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। यह आमने सामने चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसमें आमने आपका टीचर हो गया, सामने आपके स्टूडेंट हो गए या लर्नर हो गए। उपचारात्मक यानी बच्चों के अंदर जो लाइक रोग होते हैं, रोग यहाँ पे वाले रोग नहीं, फिजिकल रोग, लाइक उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो उसका उपचार करना, उनके बिहेवियर को उपचार करके बिल्कुल संयमित करना और सही डायरेक्शन में ले जाना, और टीचिंग का एक उद्देश्य होता है। दैट्स मीन ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षण हो सकता है मापन योग्य, बाल सुधारात्मक, बाल उपचार योग्य, या इनमें से सभी। टीचिंग क्या हो सकता है, टीचिंग को मापा जा सकता है, ठीक है, टीचिंग को मापा जा सकता है, ये बालकों के अंदर सुधार ला सकता है, या ये डायग्नोस कर सकता है यानी आपका उपचारात्मक ये हो सकता है। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं पुनीत जी, पूनम जी और समीर जी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी ही होगा। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें सम्मिलित होते हैं, इसका आंसर आप बिल्कुल दे दीजिए। छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम, छात्र विद्यालय शिक्षक, बालक अभिभावक प्राचार्य, पुस्तक बाल अध्ययन, बालक अध्ययन। तो इसका आंसर आप बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। बिल्कुल ये ट्रायंगल, तीसरी बार ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। शिक्षण में संप्रेषण होता है, टीचिंग में कम्युनिकेशन कैसा होता है? एक टीचर कम्युनिकेट कर रहा है स्टूडेंट के साथ, यानी टीचिंग में कम्युनिकेशन कैसा होता है? शिक्षक एवं बालक के मध्य, शिक्षक एवं प्राचार्य के मध्य, वरिष्ठ छात्र कनिष्ठ छात्र के मध्य, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षक एवं बालक के मध्य। तो टीचिंग किसके मध्य होती है? टीचर और स्टूडेंट के मध्य।
शिक्षण को सुधारात्मक प्रक्रिया माना गया है क्योंकि टीचिंग को सुधारात्मक प्रक्रिया माना गया है, यानी ये सुधार करता है बच्चों के बिहेवियर में, मानसिक शारीरिक चहुमुखी विकास करता है। शिक्षण को सुधारात्मक प्रक्रिया क्यों माना गया है? नंबर 1, इसमें विद्यालय रूपी संस्था संपूर्ण समाज में सुधार करती है, यानी जो स्कूल होता है, स्कूल रूपी जो एक इंस्टीट्यूशन होता है वो पूरे समाज में सुधार करती है, इसे सुधारात्मक इसलिए कहा गया है। ऑप्शन बी, इसमें शिक्षण बाल व्यवहार में अपेक्षित सुधार करते हैं, यानी बालक का जो व्यवहार होता है उसमें जो अपेक्षित होता है, जो वांछित होता है, जो जरूरी होता है वो सुधार करते हैं। इसमें शिक्षक स्वयं अपना सुधार करते हैं। इसमें प्राणी में सुधार करता है, यानी व्यक्ति व्यक्ति में सुधार करता है। और टीचिंग को सुधारात्मक प्रक्रिया क्यों माना गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्योंकि इसे सुधारात्मक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये व्यवहार में सुधार करता है, बिहेवियर में सुधार करता है, पॉजिटिव वे में सुधार करता है, अपेक्षित सुधार करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पूनम जी, समीर जी, पुनीत जी। सतत प्रक्रिया से अभिप्राय है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से क्या अभिप्राय है? सदैव चलने वाली, आजीवन चलने वाली, घर से लेकर विद्यालय तक चलने वाली, घर एवं स्थान हर क्षण चलने वाली। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन 2 ऑप्शन यहां पे ऐसे दिए गए हैं जिसमें डाउट आपको रहेगा। देखिए पहला, यहां पे देखिए ये तो नहीं होगा, घर से विद्यालय तक चलने वाला कॉन्टिन्यूस तो नहीं होगा। घर से विद्यालय, विद्यालय से घर, नो। घर एवं स्थान, घर एवं स्थान हर क्षण चलने वाली, तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्या होगी? ऑप्शन ए बिल्कुल सही, सदैव चलने वाली। जो हमेशा कॉन्टिन्यूस, यानी जो सदैव चलती रहती है उसे कहा जाता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आप है, चल रही है, आपकी मृत्यु हो गई फिर भी चल रही है। उच्चतम शिक्षण की विशेषता है, उत्तम शिक्षण, उत्तम शिक्षण मतलब बेस्ट टीचिंग की क्या विशेषता है? बेस्ट टीचिंग की क्या विशेषता है? अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यानी बेस्ट टीचिंग का मतलब हो गया जो सूचनाओं की, जिन इंफॉर्मेशन की जरूरत है उनका आदान प्रदान करना। प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति अनुकूलन, यानी जो डेमोक्रेटिक आदर्श होते हैं उनके प्रति लोगों का झुकाव बढ़ाना। निर्देशात्मक, यानी जो निर्देश दिया जाता है उसके ओरिएंटेड, या इनमें से सभी। देखिए टीचिंग में बिल्कुल अपेक्षित सूचनाएं दी जाती है, बिल्कुल सही है। और प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति भी लोगों का झुकाव, बच्चों का झुकाव लाया जाता है। और इसमें डायरेक्शंस भी दी जाती हैं और डायरेक्शन का अनुसरण भी किया जाता है। तो दैट्स मीन ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तम शिक्षण के गुण नहीं है, बेस्ट टीचिंग का कौन सा गुण नहीं है वो आपको बताना है कि बेस्ट टीचिंग का ये गुण नहीं है। यह संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन करता है। देखिए संवेग जो हमारे होते हैं, कई प्रकार के संवेग होते हैं, कुछ प्राकृतिक संवेग होते हैं, कुछ अप्राकृतिक संवेग होते हैं। ठीक है, कई प्रकार के संवेग इंसान के अंदर होता है, जैसे प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, ठीक है, और अप्राकृतिक हो गया जैसे लालच हो गया। तो कई प्रकार के संवेग होते हैं। तो उत्तम शिक्षण का गुण नहीं है वो आपको बताना है। यह संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन करता है, इंस्टेबिलिटी, यानी संवेगों को अस्थिर कर देता है, इंस्टेबल कर देता है। तो पढ़ने का क्या फायदा हुआ? तो ये तो नहीं होगा। यह छात्र योग्यताओं में संवर्धन करता है। हाँ, ये स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी होती है, योग्यताएं होती है, उनमें ये वृद्धि करता है, संवर्धन करता है।
यह बाल कठिनाइयों का उपचार करता है। बिल्कुल, ये बाल कठिनाइयों का भी उपचार करता है। जो बच्चों को क्या है लाइक कठिनाइयां होती है, सीखते धीरे धीरे सीख लेते हैं। यह बाल कठिनाइयों का निदान भी करता है। देखिए, उपचार और निदान दो चीजें होती हैं। उपचार और निदान, उपचार का मतलब होता है जैसे किसी बच्चे को समाज में रहना नहीं आता है, समाज में रहने के ढंग नहीं आते हैं, ठीक है, तो उसको डायग्नोस करता है टीचर कि अच्छा ये किस प्रकार का बिहेवियर कर रहा है, इसको किस प्रकार की एजुकेशन की जरूरत है। और निदान, निदान यानी पूरी तरीके से खात्मा करना, कोई गलत आदत उसके अंदर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल ही गया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत की परिस्थितियों में, इंडिया के एनवायरमेंट में उत्तम शिक्षण की आधारशिला क्या है? भारत के संदर्भ में पूछा गया है कि बेस्ट टीचिंग का आधार क्या है? छात्र योग्यताओं का संवर्धन, यानी स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को बढ़ाना, प्रजातांत्रिक मूल्य, शिक्षक एक मित्र और दार्शनिक होता है, शिक्षक एक मित्र की तरह और फिलोसोफर की तरह आपको समझाता है, या इनमें से सभी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में सभी। यानी छात्र की योग्यताएं भी भारत के संदर्भ में बढ़ाई जाती है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी दी जाती है। और ये आपको 9th क्लास से लेकर आपके सिलेबस पाठ्यक्रम के अंदर है। और शिक्षक मित्र की तरह और एक फिलोसोफर की तरह आपको समझाता है। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे, टीचिंग के कई ऑब्जेक्टिव होते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव के आधार पर टीचिंग को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? हमने टीचिंग को अलग अलग वर्गों में देखा, उद्देश्य के आधार पे, स्थान के आधार पे, अलग अलग उसके आधार पे देखा था। तो उद्देश्यों के आधार पे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक शिक्षण में, आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक शिक्षण में, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक शिक्षण में, या इनमें से सभी में? और इसका बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है पूनम जी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। समीर जी का भी ए है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षण उद्देश्य, जो हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें सबसे पहला तो हमारा होता है ज्ञानात्मक, यानी ज्ञान को बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य होता है। भावात्मक का, यानी स्टूडेंट्स के अंदर उनके जो भाव होते हैं उसको समझ पाना, भावों को समझ पाना और भावनाओं को समझ पाना, और जो उन्हें टीचिंग दी जा रही है उसके आधार पे। और क्रियात्मक, यानी आप केवल उसको ज्ञान तक सीमित ना रखो, आप उसको क्रियात्मक भी कर पाओ, यानी लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप ले पाओ। दैट्स मीन ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, या बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, या फिर आपको स्किल सीखते हैं। तो 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं: ज्ञान को बढ़ाना, आपके भावों यानी बिहेवियर में चेंज लाना, या फिर आप करके जो सीखते हैं, प्रैक्टिकली जो आप सीखते हैं। तो ऑप्शन ए होगा। आध्यात्मिक उद्देश्य हमारे टीचिंग का नहीं होता है, भौतिक उद्देश्य नहीं होता है। देखिए, भौतिक उद्देश्य बेसिकली किसी का भी नहीं है, जिसे भौतिक का मतलब है नौकरी पाना, यहाँ पे सिंपल। तो नौकरी, मैंने आपको पहले ही बताया था, नौकरी कभी भी शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता है। दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक हो सकता है, ये पॉसिबल है। मनोवैज्ञानिक हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन ये जो शिक्षण है ये सांस्कृतिक नहीं होता, क्योंकि संस्कृति आपको समाज से मिलती है, ठीक है, और ये आपको परिवार से मिलती है, ठीक है। तो 316, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है मानसिक योग्यताओं से, गामक योग्यताओं से, शारीरिक योग्यताओं, या इनमें से किसी से भी नहीं? 316 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, ज्ञानात्मक का मतलब है आपने कितना ज्ञान अर्जन किया, आप कितने ज्ञानी हैं। दैट्स मीन
आपका मानसिक विकास कितना हुआ है, यानी मानसिक जो विकास होता है, ठीक है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान एक मेंटल प्रोसेस है। ज्ञानी कौन है? वो बाहर से थोड़ी दिखता है कि ये ज्ञानी है कि नहीं है, यानी उसकी मानसिक योग्यताओं में कितना विकास हुआ। उससे अगर पूछा अच्छा क्या है, तो उसका मानसिक विकास क्या है, अच्छे के बारे में वो क्या बोलता है, क्या नहीं बोल पाता है। दैट्स मीन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 317, मानसिक योग्यताओं में समाहित है। देखिए मानसिक यानी ज्ञानात्मक योग्यताओं में क्या समाहित है। आप ज्ञानात्मक योग्यताएं बोले या मानसिक योग्यताएं बोले, इसमें क्या होता है? मानसिक योग्यताओं में क्या होता है? स्मृति यानी आपकी मेमोरी, तर्क करने की शक्ति, सोचने यानी चिंतन करने की शक्ति, या सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, क्रियाशीलता यानी आप कर भी सकते हैं चीजों को प्रैक्टिकली, मेमोरी, तर्क, रुचि। रुचि, अवधान, भावुकता, मनः क्रियाएं, अवधान, चिंतन। तो आई होप आपने इसका आंसर बिल्कुल सोच लिया होगा। और बिल्कुल देखिए, मानसिक योग्यताओं का मतलब आप कितनी चीजों को याद रख पाते हैं, आपकी मेमोरी पावर क्या है। मेमोरी पावर जो हमने पढ़ी थी, मानसिक योग्यताओं के आधार पे 3 भागों में मेमोरी को डिवाइड किया गया है। पहले आप लाइक मेमोरी करते हैं, फिर चिंतनशील आप बनते हैं, फिर रिफ्लेक्टिव आप बनते हैं। स्मृति यानी आपको याद कितना रहता है, तर्क वितर्क कितना कर पाते हो आप, आपका चिंतन कितना कर पाते हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है। देखिए, रुचि कभी भी मानसिक योग्यताओं में नहीं आती है, रुचि यहां पे भी है। और अवधान जो है वो भी आपका मानसिक योग्यताओं में नहीं आता है। दैट्स मीन ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा में 3H से क्या अभिप्राय है? और ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है। 3H, शिक्षा में 3H से क्या अभिप्राय है? इसका करेक्ट आंसर होगा हेड, हार्ट एंड हैंड। यानी शिक्षा में 3H क्या है? हेड आपका मस्तिष्क, आपका दिल और आपका हाथ। ठीक है, बिल्कुल शमिता जी, आंसर ए इसका होगा। प्रशंसनीय गुणों एवं मूल्यों शिक्षण के किस क्षेत्र में रखा जाता है? प्रशंसनीय गुण होते हैं, प्रशंसनीय गुण यानी जिनकी प्रशंसा की जा सके, ऐसे गुण, एवं मूल्यों को, यानी बच्चे के अंदर अच्छे गुण और अच्छे मूल्य जो भरे जाते हैं, शिक्षण के किस क्षेत्र में ये रखे जाते हैं? भावात्मक, ज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक, या इनमें से कोई भी नहीं। प्रशंसनीय गुण भरे जा रहे हैं, उनके अंदर क्या है? अच्छे गुण, उनका बिहेवियर अच्छा किया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भावात्मक गुण इन्हें कहा जाता है। भावात्मक प्रशंसनीय गुण यानी आपके भावों में, आपके बिहेवियर में अच्छा चेंज करना, आपके वैल्यूज में अच्छा चेंज करना भावात्मक। ज्ञानात्मक हम पहले ही देख चुके हैं। ज्ञानात्मक क्या आ जाता है? ज्ञानात्मक में आपकी मेमोरी को बढ़ाया जाता है, तर्क चिंतन को बढ़ाया जाता है, आपके चिंतन को और क्रिएटिविटी को बढ़ाया जाता है। और प्रशंसनीय गुण और मूल्यों में वृद्धि कहां होती है? आपकी भावात्मक में। मनोगत्यात्मक ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है, इसको हम आगे देखते हैं। यहां पे मनोगत्यात्मक अगला ही है हमारा 320। मनोगत्यात्मक का अर्थ है मन के विचार गामक होते हैं, मन की गति अत्यधिक तीव्र होती है, मानसिक योग्यताएं ही वास्तविक व्यवहार में अभिव्यक्त होती है, एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। प्रत्यय यानी आइडिया, आइडिया आप कह लीजिए, या आइडियलिस्ट आप कह लीजिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? देख लेते हैं। हाँ, हमने ये पहले पढ़ा नहीं एक्चुअली, तभी आपको थोड़ा सा इसमें डाउट हो सकता है। देखिए, मनोगत्यात्मक का अर्थ क्या होता है? मन की जो गति होती है, मन की जो गति होती है वो एक डायरेक्शन में चलती रहती है,
मनोगत्यात्मक यानी मन के विचार गामक होते हैं, यानी हमारे जो मन के विचार होते हैं वो गामक होते हैं। अब गामक को इंग्लिश में एग्जैक्टली क्या कहेगा वो मैं आपको बता देता हूं, तभी आप इसको समझ पाएंगे कि गामक का क्या मतलब है और ये गामक इसका आंसर क्यों हुआ। गामक, देखिए गामक का मतलब हुआ कि मन के विचार होते हैं वो अग्रगामी होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो मनोगत्यात्मक का मतलब यहां पे हुआ कि हमारे मन का विकास, मन का विकास जिसे कहा जाता है मानसिक विकास, मानसिक विकास यानी मनोगत्यात्मक विकास का मतलब क्या हुआ, मन के विकास गामक होते हैं, यानी मन क्या है, ये आगे की ओर बढ़ता रहता है, ठीक है, और मन के विचार कभी खत्म नहीं होते हैं, इसका मतलब है मन के विचार गामक होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको आगे भी हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जब हम साइकोलॉजी की वीडियोस आपके लिए लाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी की हमारा अभी हुआ नहीं है, इसका लाइक सेशन नहीं हुआ है, तो इसका कॉन्सेप्चुअल सेशन जो आएगा उसमें हम इसको कवर करेंगे। मांसपेशीय क्रियाएं एवं समस्त अभिव्यक्त मानव व्यवहार को संग्रहित करते हैं। मांसपेशीय क्रियाएं क्या होती है, मांसपेशीय क्रियाएं यानी फिजिकल एक्टिविटीज जिसमें मांसपेशियों पे जोर पड़ता है। दो प्रकार की एक्टिविटी है, एक मानसिक एक्टिविटी होती है जिसमें स्टूडेंट बैठा हुआ है आराम से और टीचर जो बोल रहा है उससे उसका मानसिक विकास हो रहा है, या देख रहा है या समझ रहा है या लर्न कर रहा है, उससे मानसिक विकास हुआ। दूसरा होता है आपका मांसपेशीय क्रियाएं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है, जिसमें उसके शरीर का विकास होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है मांसपेशीय क्रियाएं। एवं समस्त अभिव्यक्त मानव व्यवहार को संग्रहित करते हैं, यानी पूरा जो एक मानव का व्यवहार होता है उसको संग्रहित क्या चीज करती है, ज्ञानात्मक शिक्षण की परिस्थिति में, भावात्मक शिक्षण की परिस्थिति में, मनोगत्यात्मक शिक्षण के अंतर्गत, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहां पे देखिए मांसपेशीय क्रियाएं, मांसपेशीय क्रियाएं। अब हमने यहां पे देखा था मनोगत्यात्मक का मतलब क्या होता है कि मन के विचार गामक होते हैं, पहली चीज तो ये। लेकिन यहां पे पूछा है एक तो मांसपेशीय क्रियाएं और दूसरा समस्त अभिव्यक्त मानव व्यवहार को संग्रहित करते हैं, यानी जो मानव व्यवहार होता है वो कैसे बिहेवियर करता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, इन सबको वो जो साथ लेके चलता है उसे कहा जाता है मनोगत्यात्मक शिक्षण। यानी उसके जैसे एक व्यक्ति का जो मन होता है उसके जो विचार होते हैं वो हमेशा निरंतर चलते रहते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज जैसे एक पीटी का पीरियड आपके लिए रखा होता है ताकि बच्चे का जो दिमाग है वो एक तरफ ना जाए, वो लगभग हर दिशा में चहुमुखी विकास उसका हो, शरीर के साथ साथ मन के साथ साथ शरीर का विकास हो। और बच्चा जो मन से बोझिल हो जाता है, ठीक है, मनोगत्यात्मक यानी उसका जो मन के विचार चलते रहते हैं, गामक होते हैं, तो कहीं वो मानसिक रूप से अवसाद पूर्ण ना हो जाए, कहीं उसी में ना वो घुसा रह जाए। और समस्त मानव व्यवहार तभी आपका चल सकता है जब मांसपेशीय क्रियाएं भी उसमें होती है। इसलिए पीटी का पीरियड होता है, आपके लिए छुट्टी होती है, रिसेस जिसे कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षक प्रायः शिक्षण प्रदान करते हैं, टीचर हमेशा टीचिंग प्रदान करते हैं विविध स्तरों पर, अलग अलग स्टेजेस पर, एक समान स्तर पर, एक लेवल पर, त्रिस्तर पर, चतुष्पद पर, यानी 3 लेवल्स पर या 4 लेवल पर। इसका करेक्ट आंसर होगा, अब देखिए इसका करेक्ट आंसर एक्चुअल में ऑप्शन डी दिया गया है, चतुष्पद। शिक्षक प्रायः शिक्षण करते हैं 4 पदों के ऊपर, और एग्जैक्टली आई डोंट नो ये 4 पद कौन से हैं, बट मैं इसको लिख लेता हूं। हम जब प्रैक्टिस आगे करेंगे हमारा
इसे देखेंगे कि ये चार जो पद है ये कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 323, निम्नलिखित चित्र में शिक्षण के 3 स्तर प्रदर्शित करते हैं। चिंतन स्तर, अवबोध स्तर, बाध नहीं होगा, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर, इनमें से सत्य कौन सा है। अब देखिए जो 3 स्तर होते हैं शिक्षण के, 3 स्तर यानी मेमोरी लेवल, अवबोध जहां पे सोच सकते हैं, और दूसरा रिफ्लेक्टिव लेवल, इनमें से सही आपको बताना है सही क्रम कौन सा है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। हाँ, लेवल ऑफ टीचिंग है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए। हमने ये पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले मेमोरी लेवल, उसके बाद हो गया आपका अवबोध, फिर हो गया आपका चिंतन। तो 3 भागों में ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। मेमोरी लेवल पर शिक्षण का संभावित संबंध छात्र के निम्नलिखित व्यवहार से होगा। जो मेमोरी लेवल टीचिंग है, प्राइमरी क्लासेस को जो पढ़ाया जाता है, मेमोरी लेवल टीचिंग संभावित संबंध छात्र निम्नलिखित व्यवहार से होगा। पुनर्वहन, बोध, पहचान, ए और बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सिंपल ही आपको समझ आ गया होगा। मेमोरी लेवल पर जो टीचिंग होती है, इसका संभावित संबंध छात्र के निम्नलिखित व्यवहार से होगा, यानी पुनर्वहन। पुनर्वहन का मतलब होता है लाइक उसको वो रिपीट कर सकता है, जो उसको समझाया गया है वो उसे दोहरा सकता है, वो उसे समझ सकता है, उसे पहचान सकता है, या ए और बी दोनों। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। देखिए प्राइमरी लेवल पे जो टीचिंग की जाती है उसमें पुनर्वहन तो होता है, यानी जैसे हमने पढ़ाया, बच्चों को बोला ए बी सी डी, ये जेड तक सुनाओ, पहले उन्हें एबीसीडी हमने सिखाई, उसके बाद एबीसीडी ए टू जेड हमें बताओ, वो बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है, दैट्स मीन पुनर्वहन, ये तो बिल्कुल सही है। और बोध, बोध यानी उनको चीजें समझाई जाती है, मूर्त चीजें, अमूर्त नहीं, मूर्त चीजें समझाई जाती है, यानी उनका बोध वहां पे बढ़ता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पुनर्वहन भी कर पाएगा और बोध भी, यानी बोध का मतलब होता है सिंपली ये डॉग है, ये कैट है, ये मेज है, ठीक है, ये लाइक टेबल है, चेयर है, इन सब चीजों का अर्थ उसे पता होता है। बोध का सिंपली मतलब, बोध का मतलब कि चीजों के बारे में उन्हें नॉलेज है, जो फिजिकल चीजें हैं, बोध उन्हें हो जाता है, ज्ञान उन्हें नहीं होता है, ज्ञान तो चिंतन स्तर पे होता है आगे। क्वेश्चन नंबर 325, एक उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए। जो बेस्ट टीचर होता है मिनिमम किस स्तर तक शिक्षण उसे करना चाहिए। अवबोध स्तर पर, चिंतन स्तर तक, स्मृति स्तर तक, या मूल्यांकन स्तर तक। बेस्ट टीचर कहां तक टीचिंग करता है। देखिए एक होता है बोध, ठीक है, बोध यानी चीजों के बारे में ऊपरी नॉलेज। दूसरा होता है अवबोध, इसका करेक्ट आंसर होगा अवबोध। देखिए स्मृति स्तर पे जो टीचर कराता है, देखिए यहां पे न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक टीचिंग करनी चाहिए, तो एक अच्छा टीचर जो होता है स्मृति स्तर यानी बहुत ही बेसिक चीजें समझाएगा। बेसिक चीजें हर एक टीचर समझाता है। वो चिंतन स्तर तक भी करवा सकता है, मूल्यांकन स्तर तक भी, लेकिन कम से कम उसे अवबोध स्तर तक टीचिंग करनी पड़ती है। अवबोध स्तर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कम से कम पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा है। आप लोग बी आंसर दे रहे हैं, बी आंसर दे रहे हैं, बी का मतलब हुआ चिंतन स्तर। चिंतन स्तर, और चिंतन स्तर का क्या मतलब है, यहां पे देखिए आप, ये यहां पे देखिए
3, 2, 1, स्मृति स्तर तक, अवबोध स्तर तक या चिंतन स्तर तक। चिंतन होता है हाईएस्ट लेवल का, स्मृति होता है प्राइमरी। तो कम से कम प्राइमरी यानी बेसिक चीजों की नॉलेज और कम से कम अवबोध स्तर तक तो उसे टीचिंग करनी चाहिए, अगर वो रिफ्लेक्टिव लेवल तक ना कर पाए। ठीक है, मैक्सिमम तो चिंतन होगा, लेकिन मिनिमम कम से कम उसे अवबोध स्तर तक टीचिंग करनी चाहिए। आपको ये समझ आया? अगर समझ आया तो आप लिखिए हाँ समझ आया, अदरवाइज मैं दोबारा भी आपको समझा सकता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि आगे भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक जो बेस्ट टीचर होता है, न्यूनतम ढंग से यानी मिनिमम उसे किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? मिनिमम। ठीक है, तो ओके, ठीक है, समझ आ गया। तो मिनिमम उसे कहां तक, मैक्सिमम अगर पूछा होता है यहाँ पे, अधिकतम कहां तक कर सकते हैं? अधिकतम, इससे ऊपर कोई स्तर नहीं होता है। ऑप्शन बी से ऊपर अधिकतम नहीं है, इससे ऊपर कोई स्तर नहीं होता है। कम से कम स्मृति तो चलो हर कोई पढ़ा लेता है, लेकिन कम से कम अवबोध स्तर तक उसे करनी चाहिए। शिक्षक को उत्तम शिक्षण को चिंतन स्तर तक पहुंचाना चाहिए। टीचर को बेस्ट टीचिंग को चिंतन स्तर तक पहुंचाना चाहिए प्रतिभाशाली कक्षा में। देखिए टीचर होता है, अब यहां पे मैक्सिमम का मतलब आ गया यहां पे। ठीक है, मैक्सिमम कहां तक, ऊपर मिनिमम था। टीचर को बेस्ट टीचिंग को रिफ्लेक्टिव लेवल तक यानी चिंतन स्तर तक कहां पे पहुंचाना चाहिए? प्रतिभाशाली, जहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, प्रतिभाशाली स्टूडेंट हो। मानसिक दौर्बल्यता वाली कक्षा यानी मानसिक रूप से जो बिल्कुल दुर्बल हो। सामान्य कक्षा में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका आंसर भी आप डेफिनेटली सही ही देंगे। देखिए चिंतन स्तर कहां पे होता है? 3 लेवल थे। पहला लेवल था आपका मेमोरी लेवल, ठीक है, स्मृति स्तर। दूसरा आपका आ गया था यहां पे अवबोध, और ठीक है, दूसरा अवबोध, और तीसरा आया आपका चिंतन स्तर। लास्ट है ये। लास्ट का मतलब है कि जो आपका उत्तम शिक्षण होता है चिंतन स्तर पर वहीं पे पहुंचाया जा सकता है, हाईएस्ट लेवल पे वहीं पे पहुंचाया जा सकता है जहां पे प्रतिभाशाली छात्र हो, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, हाई लेवल। तो हाई लेवल कहां पे रहता है? हाई लेवल हमेशा चिंतन स्तर होता है, और ये हमेशा प्रतिभाशाली कक्षाओं में रहता है, जिनकी मेमोरी भी ठीक है और जिन्हें समझ भी ठीक है। रिफ्लेक्टिव कहां पे होगी? डेफिनेटली हाईएस्ट लेवल। स्मृति स्तर में मास्टरी होने के बाद बालक का अधिगम स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। जब मेमोराइज वो करना सीख जाएगा, एबीसीडी रट ली, पहाड़े उसने रट लिए और उसको याद हो गई चीजें, अगली स्टेज क्या रहेगी? बहुत सिंपल है, आप इसका आंसर बिना कुछ सोचे दे सकते हैं। बिना कुछ सोचे, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पहला स्तर क्या होता है आपका? स्मृति स्तर। दूसरा स्तर होगा आपका अवबोध स्तर, ये फर्स्ट है। जब इसमें निपुण हो जाएगा तो अवबोध स्तर में जाएगा, अवबोध स्तर में निपुण हो जाएगा तो चिंतन स्तर में जाएगा। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल अवबोध यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षण एक सत्यांक है जिसमें स्मृति स्तर से लेकर चिंतन स्तर तक की दूरी तय की जाती है। यहां इन दोनों के मध्य के अनिवार्य पड़ाव को कहते हैं सृजनात्मक स्तर, अवबोध स्तर, नैतिक स्तर, मूल्यांकन स्तर। और दोस्तों इसका आंसर देने से पहले आपको सात्यांक का मतलब पता होना चाहिए कि सात्यांक आखिर क्या है, और इसके बिना हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। सात्यांक, सात्यांक का जो मतलब होता है कॉन्टिनम। और कॉन्टिनम का मतलब क्या हुआ? कॉन्टिनम का मतलब होता है देखभाल की निरंतरता। तो अब इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। ठीक है,
शिक्षण एक सातत्यांक है, यानी टीचिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यही ये कहना चाह रहा है। टीचिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें मेमोरी लेवल से लेकर रिफ्लेक्टिव लेवल तक की दूरी तय की जाती है। अब क्वेश्चन बिल्कुल एक शब्द की वजह से हम अटक रहे थे, ठीक है। तो टीचिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें मेमोरी लेवल यानी प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक की दूरी तय की जाती है। यहां इन दोनों के मध्य के अनिवार्य पड़ाव को क्या कहा जाता है? मेमोरी लेवल, और लास्ट हो गया आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। इसके बीच में क्या आता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत सिंपल इसका आंसर था। इसके बीच में क्या रहता है? अवबोध। सबसे बेसिक मेमोरी लेवल, उसके बाद अवबोध और उसके बाद चिंतन, यानी इन दोनों के मध्य क्या आया? अवबोध स्तर। शिक्षण को स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। टीचिंग को इसके नेचर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। नेचर, कैसा नेचर है टीचिंग का? वर्णनात्मक, यानी जहां पे वर्णन किया जाता है। निदानात्मक, उपचारात्मक स्वरूपों में। क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञात्मक स्वरूपों में। कथनात्मक, प्रश्नात्मक, व्याख्यात्मक स्वरूपों में। स्वरूप के आधार पर टीचिंग को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? इससे पहले हम ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन वो उद्देश्यों के आधार पे था, ऑब्जेक्टिव के आधार पे था। लेकिन अब यहां पे पूछा गया है टीचिंग को नेचर के आधार पे, स्वरूप के आधार पे कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। यानी एक टीचिंग ऐसी है उसका स्वरूप वर्णनात्मक है, यानी उसमें वर्णन किया जा रहा है चीजों का। एक निदानात्मक है जिसमें निदान किया जा रहा है, और एक उपचारात्मक है जिसमें उपचार किया जा रहा है बालकों के व्यवहार का। दैट्स मीन 3 प्रकार के व्यवहार है। यहां पे क्रियात्मक ये स्वरूप नहीं है। और इससे पहले संज्ञानात्मक हम देख चुके हैं। संज्ञानात्मक क्या था? संज्ञानात्मक उद्देश्यों के आधार पे था। और प्रश्नात्मक ये तो स्वरूप ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है, यानी निदान करना, परिस्थितियों का, समस्याओं का निदान करना। निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। छात्र किसी क्लिष्ट तथ्य को समझने में असमर्थ है। क्लिष्ट का मतलब है कोई टफ, कोई बहुत ही मुश्किल। छात्र किसी बहुत मुश्किल तथ्य को समझने में असमर्थ है, तो क्या निदानात्मक शिक्षण होगा? छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, यानी वो उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो क्या निदान होगा? छात्र किसी तथ्य को पढ़ने में असमर्थ है, यानी वो रीड नहीं कर पा रहा है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन डी तो मैं आपको यहां पे नहीं दूंगा, ऑप्शन डी तो नहीं है, क्योंकि इन 3 में से एक है। निदान किया जा रहा है, समस्या का निदान किया जा रहा है टीचिंग में। तो समस्या जो टीचिंग में रहती है वो ऑप्शन ए ही रहती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि निदान क्या किया जाता है? छात्र किसी क्लिष्ट तथ्य को अगर समझने में असमर्थ है, दैट्स मीन वो एक प्रकार की प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम को ही सॉल्व किया जाता है टीचिंग में, ठीक है। और इसमें आपको बी भी लग रहा होगा, लेकिन बी नहीं होता है कभी भी। छात्र की कैरेक्टरिस्टिक आप याद कीजिए। छात्र की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? छात्र की रुचि होती है, तभी वो चीज पढ़ रहा होता है, ठीक है। छात्र किसी तथ्य को पढ़ने में असमर्थ है। देखिए, रीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, रीडिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टीचिंग में। रीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक चीज आपने अपने माइंड में बिल्कुल रखना है। टीचिंग में पढ़ना यानी रीडिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना समझना इंपॉर्टेंट है। जो लर्निंग होती है वो हमारे व्यवहार को चेंज करती है। लर्निंग का मतलब है हम समझ को बढ़ाते हैं, और जरूरी नहीं आप पढ़ के ही सीखते हैं। लर्निंग आपकी जरूरी नहीं कि पढ़ के ही आप सीखते हैं, आप अंधे भी हो सकते हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट भी तो लर्न करते हैं। पढ़ने में असमर्थता ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शन ए इसका इसीलिए करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पे पूछ रहे हैं कि ऑप्शन ए में तो उपचार होगा ना। उपचार का क्या मतलब है? उपचार का मतलब होता है आपको कोई रोग है, उसका उपचार करना। आपको कोई रोग है, उसका उपचार करना।
आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को आप बोलते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर आपको डिस्प्रिन या फिर कोई भी जो आपकी सरदर्द की दवाई है, उपचार का मतलब होता है कि कोई रोग है। और छात्र में क्या क्या रोग हो सकते हैं, जैसे कि बाल अपराध हो गया, वो एक प्रकार का रोग है। कोई हिंसक व्यवहार बालक के अंदर है, उसका उपचार करना। कोई बालक है बहुत शरारती है, काफी क्लास के अंदर कई उल्टी सीधी हरकतें करता है, दैट्स मीन उसके व्यवहार का उपचार करना। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे व्यवहार का उपचार तो नहीं हो रहा है, इसलिए उपचार नहीं होगा, ये निदान होगा। क्योंकि समस्या छात्र को किसी फैक्ट को समझने में, किसी तथ्य को समझने में कोई समस्या आ रही है, उसको समझने में वो असमर्थ है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके नीचे ही उपचार भी आ गया, जो डाउटफुल था, यहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है प्रतिभाशाली बालकों को, पिछड़े बालकों को, विषयगत दुर्बलताओं के शिकार को, ए तथा बी बिंदु में रेखांकित बालकों को, यानी ए और बी के लिए। अब देखिए, उपचार करना प्रतिभाशाली शिक्षकों का, सॉरी स्टूडेंट का क्या उपचार करोगे? पहले प्रतिभाशाली है बेचारे, 500 में से 500 नंबर ले लेते हैं, जो उनको पढ़ाते हैं वो सब कुछ समझ आ जाता है, तो उपचार उनका क्या करोगे आप? तो ए तो मैं नहीं मान रहा हूं, इसका मतलब ए और बी ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। अब बचते हैं आपके पास दो ऑप्शन, इनमें से क्या करेक्ट आंसर होगा? इनमें से क्या करेक्ट आंसर होगा? उपचार प्रतिभाशाली का नहीं हो सकता, दैट्स मीन ए नहीं हो सकता, ए यहां पे दिया है, तो इन दोनों को हम यहां से काट लेते हैं। अब बचता है पिछड़े बालक या विषयगत दुर्बलताओं के शिकार बालकों का। और उपचार किसका किया जाता है? जहां पे रोग होता है, और दुर्बलता भी एक प्रकार का रोग है। डॉक्टर के पास जो रोग लेके जा रहे हैं वो सिरदर्द है, स्कूल में जो रोग लेके जा रहे हैं वो विषयगत दुर्बलताएं हैं आपकी, शिकार है आप किसी समस्या का शिकार है, आपको कोई प्रॉब्लम है उसके शिकार है आप, दैट्स मीन ऑप्शन सी इसका सही होगा। कोई दुर्बलता आपके अंदर है, आपके टांग में कोई प्रॉब्लम है, उसमें दुर्बलता है, तो उसका उपचार करोगे ना आप, ठीक है। वैसे ही आपके मानसिक रूप से आप किसी विषय को समझ नहीं पा रहे हैं, उसका उपचार करेंगे, दैट्स मीन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। उपचारात्मक शिक्षण की पहचान की जाती है बालक को उपलब्धि परीक्षण देके, यानी ये जो डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है, उपचारात्मक शिक्षण होता है, इसकी पहचान कैसे की जाती है? बालक को उपलब्धि परीक्षण देकर, बालक की कक्षा में निरंतर जांच करके, बालक के परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, या उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लीजिए, उपचारात्मक शिक्षण की पहचान कैसे की जाती है, कि किस बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है, इसकी पहचान कैसे की जाती है। देखिए, बालक को उपलब्धि परीक्षण देके, यानी बच्चे का इवैल्यूएशन जो किया जाता है, ठीक है, एक चैप्टर पढ़ा है और चैप्टर के बाद उससे कुछ क्वेश्चन हमने पूछ लिए, यानी उपलब्धि उसको कितनी हुई, कितना उसको समझ आया, उसका परीक्षण कर लिया। उसकी बालक की निरंतर जांच की जाएगी, ठीक है, निरंतर जांच की जाएगी, उसके नोट्स देखे जाएंगे, या फिर उसको जो काम दिया जा रहा है उसका होमवर्क चेक किया जाएगा, परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो उत्तीर्ण नहीं हो रहा है, दैट्स मीन उपचारात्मक शिक्षण की उसको जरूरत है, उसको सामान्य बच्चों की तरह समझ नहीं आ रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। निदानात्मक शिक्षण का आधारभूत उद्देश्य है, समस्या का निदान करना। निदानात्मक शिक्षण का आधारभूत उद्देश्य है बालकों की विषय संबंधी दुर्बलताओं का पता लगाना, बालकों को दुर्बल बनाना। ओहो, दुर्बल बनाना, ये कौन सा काम हो गया? बालकों को पिछलग्गू यानी आपके पीछे पीछे चलने वाला बनाना, बालकों को प्रारूपिक रूप से दुर्बल मान लेना, यानी बच्चों को बेसिकली दुर्बल मान लेना कि ये बच्चे है ही दुर्बल, प्रारूपिक रूप से दुर्बल मान लेना। तो ये भी नहीं है, बच्चे ऐसा हम नहीं मान सकते कि सभी बेवकूफ है या दुर्बल है या फिर कम समझ वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली आप लोगों को मिल गया होगा, निदानात्मक, यानी बालकों की विषय संबंधित दुर्बलताओं का पता लगाना और उनका निदान करना। शैक्षिक क्रियाओं के संदर्भ में शिक्षण के वर्ग हैं, टीचिंग एक्टिविटीज के संदर्भ में
टीचिंग के वर्ग कौन कौन से हैं? प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रिया, चिंतन मनन, अधिध्यासन, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य, कथन प्रस्तावना या इनमें से कोई भी नहीं। और क्वेश्चन का मतलब है जो टीचिंग प्रोसेस होती है, टीचिंग एक्टिविटीज होती है, इनके जो 3 वर्ग हैं वो कौन से हैं? इनके 3 वर्ग होते हैं, प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रिया। यानी प्रेजेंटेशन, आप प्रदर्शन करते हैं, या तो आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपको कितना समझ आया, या फिर आप समझा सकते हैं, या फिर आपको प्रदर्शन करने के लिए कहा जाएगा, या फिर एक्टिविटी करने के लिए कहा जाएगा। तो 3 इसके स्तर होते हैं। शैक्षिक व्यवस्था के संदर्भ में, एजुकेशनल सिस्टम के संदर्भ में टीचिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है। एजुकेशन सिस्टम कितने टाइप का होता है? कितने टाइप में एजुकेशन सिस्टम को वर्गीकृत किया जा सकता है? औपचारिक शिक्षा हो सकती है, अनौपचारिक हो सकती है, निरौपचारिक हो सकती है। अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षण, औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षण, या इनमें से कोई भी नहीं। और आंसर इसका बहुत सटीक, बहुत सिंपल, और हम लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है। निरौपचारिक कोई शब्द ही नहीं होता है। पहली बात तो निरौपचारिक कोई शब्द ही नहीं होता है। ये तो ऑटोमेटिकली या तो औपचारिक एजुकेशन होगी या अनौपचारिक एजुकेशन होगी। औपचारिक एजुकेशन जो स्कूलों में दी जाती है, अनौपचारिक एजुकेशन जो आपको सोसाइटी से मिलती है, घर परिवार से मिलती है, फ्रेंड्स से मिलती है, पीयर ग्रुप से मिलती है। ठीक है। और निरौपचारिक वैसे शब्द नहीं होता है, और यहां पे ये दिया है निरौपचारिक कोई शब्द ही नहीं होता है। या तो औपचारिक होता है या निरौपचारिक होता है। तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है। या औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक कोई शब्द ही नहीं होता है। और इसको मैं एक बार इंग्लिश में देख लेता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं। निरौपचारिक, देखिए निरौपचारिक को यहां पे इनफॉर्मल दिया जा रहा है, तो इनफॉर्मल तो पहले भी है, दैट्स मीन ये कोई शब्द ही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने जो पहले भी पढ़ा है इसमें एजुकेशन को 2 भाग में ही बांटा जाता है, औपचारिक, अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है इसकी आवश्यकता कब अनुभव की जाती है? नव साक्षरों को साक्षर यानी स्थायी बनाने के लिए। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा यानी जो स्कूलों में नहीं दी जाती है, वो नव साक्षरों को साक्षर यानी साक्षरता अभियान जो चला था, जैसे जो नव साक्षर है, लाइक जिन लोगों को अक्षर ज्ञान नहीं है उन्हें अक्षर ज्ञान देने से संबंधित, निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए, विद्यालय के ड्रॉप आउट्स के लिए, इनमें से सभी के लिए। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए अनौपचारिक शिक्षा 1986 या 87 में राजीव गांधी ने शुरू की थी। प्रौढ़ शिक्षा जिसे कहा गया था, अडल्ट एजुकेशन, यानी जिन लोगों को थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान है लेकिन उन लोगों को अच्छे से यानी परमानेंट रूप से उन्हें सेंटेंस बनाना या फिर इस तरीके से एजुकेटेड करना उसका लक्ष्य था। निरक्षर यानी जिनको अक्षर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है उन्हें साक्षर बनाना। तो ये भी घर घर जाके, घर द्वार जाके उन्हें पढ़ाया जा रहा था उस दौरान। और विद्यालय के जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, पहली क्लास में ही किसी ने छोड़ दिया है और उसको अक्षर ज्ञान नहीं है, तो उन्हें भी या फिर ड्रॉप आउट 10th में हो गया, तो 10th के बाद जो आपका नियोस रहता है, तो नियोस भी एक अनौपचारिक शिक्षा आपको प्रदान करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। छात्र को परतंत्र चर माना जाता है क्योंकि यह 2 प्रकार के चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और जो वेरिएबल्स हैं इनको हम रिसर्च के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए माइंड के ऊपर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
ठीक है, एक होता है डिपेंडेंट यानी परतंत्र और दूसरा होता है स्वतंत्र चर वेरिएबल। तो छात्र को डिपेंडेंट वेरिएबल माना जाता है क्योंकि अध्यापक को बेवकूफ बनाता रहता है। बेवकूफ शब्द ही गलत है यहां पे, इसलिए इसका अगर आपको पता भी नहीं लगे, बेवकूफ थोड़ी बनाता है कोई स्टूडेंट टीचर को। अध्यापक के शिक्षण के अनुरूप अधिगम करता है, यानी छात्र को परतंत्र चर माना जाता है क्योंकि टीचर के अकॉर्डिंग लर्निंग करता है, यानी जो टीचर उसे पढ़ाता है वही वो स्टडी करता है। अध्यापक की गुलामी करता है। अब देखिए बेवकूफ गुलामी, ये आपको देखने में यहां पे लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता। अध्यापक के दबाव में पढ़ता है, अध्यापक के प्रेशर में पढ़ता है, लाठी लेके पढ़ता है, इसलिए परतंत्र माना गया है। तो दबाव भी यहां पे सही शब्द नहीं लग रहा है। अब बच्चा आपके पास एक और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसे परतंत्र माना जाता है क्योंकि शिक्षक के ऊपर ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों माना जाता है स्टूडेंट को? क्योंकि स्टूडेंट पढ़ने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अध्यापक के ऊपर डिपेंडेंट है। अध्यापक नहीं होगा तो स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा, ये माना जाता है, इसलिए ये डिपेंडेंट है। और टीचर क्या होता है? टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है क्योंकि टीचर हमेशा अपने आप से सीखता है या अपने आप वो पढ़ने में सक्षम होता है। निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है। निदान करना किसी चीज का निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है। आपको अभी तक आवाज आ रही थी मेरी या फिर आप लोगों को आवाज ही नहीं आ रही थी? मुझे ऐसा लगा बीच में कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से क्लास में थोड़ी डिस्टरबेंस हुई। अभी आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है या फिर बीच में आप लोगों को कोई डिस्टरबेंस आई? अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही थी, स्क्रीन भी विजिबल थी ना? क्वेश्चन नंबर 338 तक आप लोग बिल्कुल क्लियर हैं?
ओके डन, ठीक है। तो वापस चलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू यहाँ पे आ गया था। तो निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक का मुख्य दायित्व क्या रहता है? निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख दायित्व रहता है कार्य विश्लेषण करना, छात्रों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना, छात्रों की व्यक्तिगत व्यवहार के संबंधी सूचनाओं को संकलित करना, या इनमें से सभी। निदानात्मक शिक्षण, और ऊपर इसमें से एक दो ऑप्शन हम देख चुके थे, वो कौन सा था? छात्रों की व्यक्तिगत व्यवहार संबंधी सूचनाओं को संकलित करना। ओके, तो हमने यहां पे देखा निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है छात्रों का पूर्व व्यवहार, और देखिए यहां पे आपको ऑप्शन बी यहां पे लग रहा होगा, छात्रों के पूर्व व्यवहार को निर्धारण करना, यानी कैसा होगा पूर्व व्यवहार, वो छात्र टीचर कैसे निर्धारित करेगा? मैं कैसे निर्धारित करूंगा आपका व्यवहार कैसा होगा? मैं नहीं कर सकता, निर्धारण तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन संकलन कर सकता हूं, जांच कर सकता हूं, ताकि मैं पता कर सकूं कि प्रॉब्लम क्या है। मैं आपकी प्रॉब्लम का निर्धारण नहीं कर सकता, दैट्स मीन ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता इसका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी छात्रों की जो व्यक्तिगत व्यवहार है, उनके अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, उससे संबंधित सूचनाओं का संकलन करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 340, शिक्षण संबंधी उपचारात्मक कार्य का संबंध है टीचिंग रिलेटेड। उपचारात्मक कार्य का संबंध है शिक्षण कौशल को व्यवहार परक बनाना, पृष्ठ पोषण प्रविधियों की व्यवस्था करना, ए और बी दोनों। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों इसका होगा, क्योंकि शिक्षण संबंधी जो उपचारात्मक कार्य होता है, इसमें शिक्षण कौशल को व्यवहारात्मक बनाया जाता है, व्यवहार परक बनाया जाता है। उपचार जब किया जाता है तो प्रैक्टिकल उपचार यहां पे किया जाता है, और पृष्ठ पोषण जो प्रविधियां होती है उसकी व्यवस्था की जाती है, ताकि बच्चों को अच्छे से चीजें समझ आए। तो ऑप्शन सी इसका होगा। शिक्षण सात्यांक की परिकल्पना की जाती है। देखिए सात्यांक का मतलब यहां पे टीचिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसकी परिकल्पना की जाती है। प्रारूपक सामान्य अधिगम से लेकर संपूर्ण आस्था में परिवर्तन तक, व्यवहारिक परिवर्तन से लेकर विश्वास परिवर्तन तक, अनुबंध से लेकर विश्वास प्रतिपादक तक, उपरोक्त में से सभी सत्य है। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए इससे पहले हमने देखा था टीचिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि हमेशा चलती रहती है, और टीचिंग जो रहती है वो मेमोरी लेवल से शुरू होती है और चिंतन स्तर पे खत्म होती है, मेमोरी से शुरू होकर रिफ्लेक्टिव लेवल पे चलती है। और यहाँ पे तीनों जगह पे ये मेमोरी से रिफ्लेक्टिव लेवल हमें दिख रहा है। प्रारूपक सामान्य अधिगम यानी मेमोरी लेवल से लेकर संपूर्ण आस्था का मतलब है जहां पे वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे पहुंच जाता है। दूसरा, व्यवहारिक परिवर्तन से लेकर विश्वास परिवर्तन। व्यवहारिक परिवर्तन कहां होता है? बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। और चिंतन स्तर में यानी विश्वास परिवर्तन। अनुबंध से लेकर विश्वास प्रतिपादक, दैट्स मीन यहां पे वही चीज कही जा रही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मेमोरी लेवल से चिंतन स्तर तक उसे कहा जाता है शिक्षण सात्यांक की परिकल्पना। शिक्षण सात्यांक के प्रमुख पद है। शिक्षण सात्यांक के प्रमुख पद कौन से हैं? प्रतिपादन, अनुदेशन, प्रशिक्षण, अनुबंधन। शिक्षण सात्यांक के प्रमुख पद। और आपने एक्चुअल में हम लोगों ने ये पहले नहीं पढ़ा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अनुबंधन पहला होगा, उसके बाद प्रशिक्षण होगा, उसके बाद अनुदेशन होगा, और उसके बाद प्रतिपादन होगा। यानी पहले आप किसी स्कूल में जाते हैं, वहां पे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के बाद आपको ट्रेनिंग वहां पे दी जाती है, ट्रेनिंग जब आपको दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद आपको अनुदेश दिए जाते हैं, डायरेक्शंस दी जाती है, डायरेक्शन के बाद प्रतिपादन होता है जो कि मूल्यांकन आपका होता है, जिसमें आपने क्या चीजें सीखी हैं उसको आप प्रतिपादित करते हैं। तो ये रहता है आपका शिक्षण सात्यांक, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है टीचिंग। तो सबसे पहले एडमिशन लेते हैं, एडमिशन से प्रशिक्षण, प्रशिक्षण से आपको अनुदेशन मिलता है, अनुदेशन के बाद आपको आपका व्यवहार में प्रतिपादन यानी मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
प्रतिपादन किया जाता है। लास्ट जो स्तर था वो था प्रतिपादन, आपने अभी यहां पे देखा। प्रतिपादन किया जाता है ब्रेन वॉशिंग के द्वारा, ब्रेन बिल्कुल साफ किया जाता है आमूल चूल विचारों में परिवर्तन करके, समूल विश्वासों में परिवर्तन करके, या उपयुक्त में से सभी में। इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा? प्रतिपादन ब्रेन वॉशिंग के द्वारा किया जाता है, जैसा ब्रेन वॉश हिटलर ने किया था या माओ जेडोंग ने ब्रेन वॉश लोगों को किया था, यानी साम्यवाद के प्रति उनके भी जो विचार भरे जाते थे, यानी उनके विचारों में क्या है, ए टू जेड बिल्कुल परिवर्तन कर दिया, यानी बिल्कुल ब्रेन वॉश उनका कर दिया, और जो माओ ने उन्हें बताया था वो उन्हें बिल्कुल समझ आ गया, यानी प्रतिपादित कर दिया उनके दिमाग में वो चीज भर दी जो वो भरना चाहता था। उसे कहा जाता है प्रतिपादन। ब्रेन वॉशिंग के द्वारा भी हो सकता है, क्रांति के द्वारा भी हो सकता है, आमूल चूल बिल्कुल पूरे परिवर्तन कर दिए और एकदम से उसमें या समूल विश्वासों में परिवर्तन करके, यानी क्रांति लाकर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है प्रतिपादन। यानी प्रतिपादन का मतलब क्या है यहाँ पे, जो आप बच्चों को समझाना चाहते हैं या फिर फॉलोअर्स को या लर्नर को जो समझाना चाहते हैं वो बिल्कुल सेट हो गया उनके दिमाग में, वो होता है प्रतिपादन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य अनुदेशन से संबंधित है? और देखिए अनुदेशन हमने देखा ये दूसरा स्टेज था, और इसका एग्जैक्ट आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है। अनुदेशन, अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, यानी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, अनुदेशन सिंपल, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इंस्ट्रक्शन से संबंधित है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना तथा कौशलों का विकास करना, बालक के व्यवहार में परिवर्तन एवं आदतों का विकास करना, ज्ञान का प्रसारण एवं ज्ञान का विकास करना, विश्वास परिवर्तन तथा विश्वास एवं मूल्यों का विकास करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अनुदेशन का मतलब यहां पे क्या है, अनुदेशन का जो उद्देश्य होता है, इंस्ट्रक्शन का जो उद्देश्य होता है, इंस्ट्रक्शन आपको इसलिए दी जाती है ताकि आपके ज्ञान में विकास हो, आप ज्ञान का प्रसार हो और ज्ञान का विकास हो। और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन क्या होता है? एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन वही होती है जो स्कूल में आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है जिससे आपका ज्ञान का प्रसार हो और आपका ज्ञान में विकास भी हो। प्रतिपादन यानी इंडोक्ट्रिनेशन पद में प्रदान किया जाने वाला ज्ञान का रूप होगा। प्रतिपादन यानी इसका इंग्लिश में मतलब होता है इंडोक्ट्रिनेशन, इंडोक्ट्रिनेशन। और प्रतिपादन में प्रदान किया जाने वाला ज्ञान का रूप क्या होगा? अमूर्त ज्ञान यहां पे दिया जाता है, प्रारूपिक, आदत निर्माण, मूर्त ज्ञान, प्रारूपिक कौशल, प्रारूपिक कौशल। प्रतिपादन में किस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है या फिर ज्ञान का रूप प्रतिपादन में कैसा होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रतिपादन यानी हाईएस्ट लेवल है, मूर्त ज्ञान तो पहला होता है, प्रतिपादन लास्ट है, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल है। प्रतिपादन क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल है, लास्ट है, इसके बाद एजुकेशन कुछ नहीं होती है। देखिए मूर्त ज्ञान का क्या मतलब है? मूर्त ज्ञान का मतलब होता है छू कर बच्चों को समझाया जाता है, दिखाकर बच्चों को समझाया जाता है। तो ये तो प्राथमिक लेवल पे हो गया, मूर्त ज्ञान तो नहीं होगा। प्रारूपिक कौशल जो दिए जाते हैं, कौशल भी आपका इंटरमीडिएट लेवल पे, स्किल्स जो आपको सिखाई जाती है वो हाईएस्ट लेवल नहीं है। स्किल सिखाना, गाड़ी का मैकेनिक आपको बना दिया, पहिए खोलने कैसे हैं, लगाने कैसे, वहां पे कौन सा चिंतन होगा आपका? नहीं होगा। आदत निर्माण हो तो बचपन से ही आपकी होती है, दैट्स मीन अमूर्त ज्ञान यानी चिंतन स्तर। अमूर्त ज्ञान, अमूर्त ज्ञान यानी गहन चीजों को आप जहां पे समझाते हैं। परिकल्पना मीन्स हाइपोथेसिस। हाँ, परिकल्पना शब्द यहां पे नहीं आया है, ठीक है। परिकल्पना हाइपोथेसिस होता है, बिल्कुल सही। हाइपोथेसिस को हम आगे देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। प्रतिपादन यानी चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल, और रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या होता है? अमूर्त ज्ञान आपको सिखाया जाता है।
आप बालकों में सकारात्मक अभिवृत्तियों के विकास के लिए क्या करेंगे? पॉजिटिव एटीट्यूड आप स्टूडेंट में लाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए? प्रतिपादन स्तरीय शिक्षण करेंगे, अनुबंधन केवल, अनुदेशन केवल, प्रशिक्षण केवल। और आपने पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है स्टूडेंट में। पॉजिटिव एटीट्यूड आप कैसे लाओगे स्टूडेंट में? देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है, आपने अमूर्त ज्ञान उनको नहीं देना है, एटीट्यूड में ही चेंज लाना है। तो प्रशिक्षण आप देंगे उनको, प्रशिक्षण ट्रेनिंग देंगे, किस तरीके से उठना है, किस तरीके से बैठना है। आपको क्लास में आना है तो आपको गुड मॉर्निंग, लाइक मे आई कम इन बोलना है। वो इंस्ट्रक्शन एक तरीके की होती है, यानी आप प्रशिक्षण जो देते हैं बच्चों को, हाँ क्लासरूम में ऐसे नहीं बैठना है, सीधा मुंह में उंगली नहीं डालनी है, पेन नहीं डालना है। दैट्स मीन आप सकारात्मक अगर एटीट्यूड उनका बनाना चाहते हैं तो आप प्रशिक्षण के द्वारा पॉजिटिव एटीट्यूड दे सकते हैं। और इसको याद कैसे आपने रखना है, जो सकारात्मक अभिवृत्तियां आप एनिमल्स में भी देते हैं, सकारात्मक अभिवृत्तियां पॉजिटिव एटीट्यूड एनिमल्स में भी देते हैं। जैसे आप एक ट्रेन कर सकते हैं, एक शेर को ट्रेन कर सकते हैं, एक कुत्ते को ट्रेन कर सकते हैं। उसे ट्रेनिंग देंगे आप कुत्ते को बचपन से लेके कि जाओ, गो, चला जाएगा, कम, वो आ जाएगा। दैट्स मीन ट्रेनिंग के द्वारा क्या है, सकारात्मक अभिवृत्तियों में चेंज किया जा सकता है। कौशल्या जी प्लीज आज की क्लास की वीडियो ग्रुप में अपलोड कर देना। कौशल्या जी गुड इवनिंग, आई होप आपको क्लास का लिंक लेट मिला होगा या फिर आप बिजी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास का लिंक आपको, लाइक क्लास आपको मिल जाएगी, ये मॉर्निंग तक मिल पाएगी आपको क्लास, आप देख लेना मॉर्निंग में इसको दोबारा से। संकेत अधिगम का संबंध, संकेत अधिगम का संबंध, संकेत का मतलब होता है लाइक सिंबल, सिंबल के द्वारा जो आप समझते हैं। संकेत अधिगम का संबंध है अनुबंधन से, संकेत अधिगम का संबंध है अनुबंधन से। तो बहु विभेदीकरण संप्रत्ययों के अधिगम का संबंध होना चाहिए। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, लैंग्वेज काफी टफ है। एक बार फिर इसको पढ़ते हैं। संकेत अधिगम का संबंध है अनुबंधन से, तो बहु विभेदीकरण संप्रत्ययों के अधिगम का संबंध होना चाहिए। और इंग्लिश में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ेंगे, इफ लर्निंग ऑफ सिग्नल इज रिलेटेड टू कंडीशनिंग, देन लर्निंग ऑफ मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन टाइप शुड बी रिलेटेड टू इट। प्रशिक्षण से, प्रतिपादन से, अनुदेशन से या इन में से सभी से। ओके, संकेत अधिगम का संबंध है अनुबंधन से, तो बहु विभेदीकरण संप्रत्ययों के संबंध अधिगम का संबंध होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी दिया गया है, इंस्ट्रक्शन इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। और यहां पे जो लैंग्वेज है वो काफी टफ है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम आगे के लिए रख लेते हैं और इसको तोड़ मरोड़ के हम अच्छे से समझेंगे इसका एग्जैक्टली ये क्या कहना चाह रहा है। इंस्ट्रक्शन इसका करेक्ट आंसर दिया इन्होंने। शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था में संपन्न होने वाली प्रमुख प्रक्रिया है। टीचिंग की पूर्व तत्परता अवस्था में संपन्न होने वाली प्रमुख प्रक्रिया है प्रस्तुतिकरण, यानी प्रेजेंटेशन के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना, पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना, यानी सिलेबस के संबंध में डिसीजन लेना, शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना या इनमें से सभी। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। देखिए, टीचिंग की पूर्व शर्त क्या होती है? टीचिंग, आप कोई टीचिंग कर रहे हैं तो उसकी पूर्व शर्त क्या है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए? टीचिंग आप कर रहे होते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन से पहले, टीचिंग से पहले आपको क्रमबद्ध व्यवस्था करनी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन ये रहेगी, पिछले लाइक पहले आपने जो पहले से पढ़ाया पूर्व ज्ञान के साथ नॉलेज को जोड़ेंगे, फिर इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मेन बॉडी होगी उसकी, फिर कंक्लूजन होगी। दैट्स मीन प्रस्तुतिकरण के लिए
शिक्षण की पूर्व तत्परता की अवस्था में क्या क्या होना चाहिए? प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था होनी चाहिए। फिर आपके पास सिलेबस के अनुसार आप टीचिंग करेंगे और टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आप डिसाइड करेंगे हम क्या सीखेंगे इस लेसन से। दैट्स मीन ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया शिक्षण की पूर्व तत्परता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोसेस या प्रोसीजर टीचिंग की पूर्व तत्परता से संबंधित नहीं है? यानी टीचिंग आप कर रहे हो उससे पहले आपको किस चीज की नॉलेज की जरूरत नहीं है या फिर किस चीज की प्रोसेस की जरूरत आपको नहीं है टीचिंग से पहले, ये क्वेश्चन पूछा गया है। विशिष्ट पाठ्य वस्तु के लिए युक्तियों का विकास करना, यानी जो आपका विशिष्ट सिलेबस होता है उसके लिए सिलेबस के लिए कोई युक्तियों का विकास करना, शिक्षण की युक्तियों एवं प्रविधियों संबंधी निर्णय लेना, छात्रों से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पूछना, प्रस्तुतिकरण की क्रमबद्ध व्यवस्था करना। और यहां पे दो ऑप्शन तो ऐसे हैं जो पहले हम देख चुके हैं पहले क्वेश्चन में। दो ऑप्शन में आपको यहां पे हो सकता है डाउट हो। देखिए जब भी हम अब देखिए टीचिंग से पहले की बात की जा रही है कि टीचिंग से पहले आपको क्या तैयारी करनी पड़ती है। टीचिंग से पहले आपको क्या तैयारी करनी पड़ती है, यही मतलब होता है प्रक्रिया शिक्षण की पूर्व तत्परता। यानी टीचिंग से पहले आपको क्या तैयारी करनी है, तो डेफिनेटली आपको सिलेबस को कैसे समझाना है उसकी युक्तियों के बारे में विकास करना पड़ेगा। शिक्षण की युक्तियां यानी टीचिंग की जो आपकी मेथड रहेगी, युक्तियां रहेगी या फिर आपकी मेथोडोलॉजीज रहेगी, उसके संबंध में भी निर्णय लेना कि किस मेथोडोलॉजी से मैं पढ़ाऊंगा, या प्रस्तुतिकरण की क्रमबद्ध व्यवस्था करना कि किस तरीके से प्रस्तुत करूंगा, जो यहां पे भी आ गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसकी जरूरत नहीं है यहां पे? मूल्यांकन। अभी टीचिंग से पहले ही कौन मूल्यांकन करता है? ये तो बहुत सिंपल सा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। टीचिंग से पहले कोई भी मूल्यांकन नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था के अंतर्गत क्रिया प्रतिक्रिया का पद का संबंध है। टीचिंग एक प्रोसेस है, अंतः प्रक्रिया है जो अंतःकरण में चेंज लाता है, आपके आंतरिक व्यवहार में चेंज लाता है। ठीक है, उसे कहा जाता है अंतः प्रक्रिया। टीचिंग की अंतः प्रक्रिया अवस्था के अंतर्गत क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया जैसे हमने बॉल को नीचे फेंका, प्रतिक्रिया स्वरूप वो ऊपर उछल कर आया। क्रिया जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, प्रतिक्रिया स्वरूप आपने उसका आंसर दिया। तो इसका संबंध है उद्दीपकों के चयन से, स्टिमुलेशन के सिलेक्शन से, उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण से, स्टिमुलेशन के प्रेजेंटेशन से, युक्तियों के प्रयोग से, या इनमें से सभी से। अब देखिए हम जो टीचिंग करते हैं और टीचिंग में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, इसका संबंध उद्दीपकों के चयन से भी है कि टीचर किस प्रकार के नॉलेज को जागृत करना चाहता है, किस प्रकार का ज्ञान देना चाहता है और किस तरीके से उन नॉलेज को जगाया जाएगा, किस तरीके से प्रेजेंटेशन उसकी की जाएगी, युक्तियों के प्रयोग से, यानी आपने किस प्रकार का मेथड वहां पे क्रिया प्रतिक्रिया के स्वरूप किया। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये आज हमारे 50 क्वेश्चंस यहां पे कवर होते हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। इसके अलावा भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन यहां पे पूछ सकते हैं।